नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त। 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनता दरबार में विभिन्न विभागों की शिकायतों का हुआ निपटारा। पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए बनेंगे आदर्श मतदान केंद्र। राज्य के 80,000 स्कूलों में चलाए जाएंगे कैचअप कोर्स। जातीय जनगणना को मुख्यमंत्री ने बताया जरूरी। सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए खुशखबरी। तो आइए अब जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरें विस्तार से। बीएसएफ में ग्रुप सी के 269 पदों के लिए निकली रिक्तियां। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत बीएसएफ जीडी कांस्टेबल के 269 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बीते दिन 9 अगस्त से शुरू हो गए हैं। इसके तहत 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 साल तय की गई है। तो वहीं निर्धारित ऊंचाई 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 157 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट के लिए है। उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक परीक्षा और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार rect.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 है। पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों से नहीं ली जाएगी मदद। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार केंद्र की तरफ से अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल को मंगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य में सही आकलन करके पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। एडीजी मुख्यालय ने इस बाबत बैठक करके सभी जिलों के एसपी से आवश्यकता के मुताबिक पुलिस की संख्या की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद जरूरत के हिसाब से उन जिलों में पुलिस जवान भेजे जाएंगे। बताते चले कि चुनाव के दौरान सभी जिलों में जिला पुलिस बल, बीएमपी और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। आज बिहार पर्यटन में हम जानेंगे पावापुरी के बारे में। पावापुरी नालंदा जिला में बसा है और बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ ही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। पटना से इसकी दूरी 104 किलोमीटर है। यहाँ कमल तालाब में स्थित जल मंदिर, मनियार मठ तथा वेणु वन दर्शनीय स्थल है। यह पूरा शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। जनता दरबार में विभिन्न विभागों की शिकायतों का हुआ निपटारा। बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कई विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। इस दौरान सीएम ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, SC/ST कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, IT, कला संस्कृति एवं युवा, वित्त, श्रम संसाधन, कला संस्कृति और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना। इस दौरान कई अजब गजब मामले भी देखने को मिले, जिनमें से एक मामला नियोजित शिक्षक से जुड़ा देखने को मिला। दरअसल कई नियोजित शिक्षक वेतन और ट्रांसफर में समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिस पर सीएम ने कहा कि हमने तो नियोजित शब्द हटा दिया है, अब आप सभी शिक्षक हैं। बोरा बेचने वाले कटिहार के सरकारी मास्टर साहब को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। बिहार के कटिहार जिले के एक शिक्षक को अनोखे ढंग से प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। दरअसल रविवार को कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक मिड डे मील के तहत मिलने वाले राशन के खाली बोरे को कंधे पर लाद कर बेचते नजर आए और सरकार के आदेश के बाद ऐसा करने की बात कही। इतना ही नहीं, बोरा बेचकर मिले रुपए को विभाग को नहीं सौंपने पर वेतन में से पैसे काटने की भी बात कही, जिसके बाद MDM योजना समिति ने शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने और इस प्रदर्शन को नियमावली के खिलाफ बताकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद विभाग ने शिक्षक तजीमुद्दीन को निलंबित कर दिया है। बताते चले कि शिक्षा विभाग के एक आदेश में सत्र 2014-15 और 2015-16 में सरकारी स्कूलों को मिले MDM के चावल के बोरे को खाली होने के बाद प्रति बोरा 10 रुपए में बेचकर राशि को विभाग को बेचने की बात कही गई थी, जिसका ही ये शिक्षक विरोध कर रहे थे। कोसी क्षेत्र से 3 इंटरसिटी के परिचालन को मिली हरी झंडी। बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने 15 अगस्त के बाद से 3 दैनिक इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत ट्रेन संख्या 05719, 05720 कटिहार दैनिक इंटरसिटी स्पेशल 16 अगस्त से फिर से शुरू की जाएगी। वहीं 05767, 05768 सिलीगुड़ी जंक्शन अलीपुरद्वार जंक्शन तक दैनिक इंटरसिटी स्पेशल सिलीगुड़ी जंक्शन से 16 अगस्त से फिर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 17 अगस्त से अलीपुरद्वार जंक्शन से ट्रेन संख्या 05769, 05770 अलीपुरद्वार जंक्शन लामडिंग जंक्शन तक फिर से शुरू की जाएगी।
अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान खासकर उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामले में सुनवाई 12 अगस्त तक टली। पटना हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी कई जनहित याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अब 12 अगस्त तक सुनवाई को टाल दिया है। बीते दिन की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जिलेवार चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को वैक्सीनेशन की स्थिति की रिपोर्ट बताई और कहा कि सभी जिलों में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक केंद्रों पर टीका देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जनरल मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टर के खाली पदों को भरने के लिए काउंसलिंग पूरी होने की भी बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई। सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए खुशखबरी। सीबीएसई ने बोर्ड स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। इसके तहत इस बार के रिजल्ट से जो भी छात्र खुश नहीं हैं, वो अपने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन बीते दिन सोमवार से ही शुरू है, जो कि 12 अगस्त तक जारी रहेगी। ऐसे में 10वीं 12वीं के छात्र जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, वे अपने प्रिंसिपल को लेटर के जरिए कारण बताएंगे, जिसके बाद स्कूल इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने पास रखेंगे। रिजल्ट तैयार करने वाली कमेटी स्टूडेंट्स के कारणों के आधार पर इसकी जांच करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट एग्जाम का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसके लिए सीबीएसई 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच परीक्षा ले सकती है। जातीय जनगणना को मुख्यमंत्री ने बताया जरूरी। बीते दिन जनता दरबार के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए जाति आधारित जनगणना पर अपनी मंशा साफ की। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया और कहा कि वे इसके लिए एक चिट्ठी पीएम मोदी को भेज चुके हैं। इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू की यह पुरानी मांग है, इसके होने से पता चल जाएगा कि देश में किस जाति के लोगों की क्या स्थिति है, जिसके बाद उनके विकास के लिए सही ढंग से काम हो सकेंगे। निवेशकों को बिहार बुलाने के लिए शाहनवाज हुसैन ने दिया नया स्लोगन। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन अपना कार्यभार संभालते ही राज्य में निवेश लाने के लिए कई बड़े राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वे फिल्मों में बिहार के नकारात्मक छवि दिखाए जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि कई फिल्मों में बिहार में अपराध की छवि को दिखाया गया है, जिस कारण आज भी निवेशक इसी छवि को मानते हुए बिहार में निवेश करने से डरते हैं, जिससे उद्योग पटरी पर नहीं आ रही है। वहीं उन्होंने निवेशकों के लिए एक नया स्लोगन बोलते हुए कहा कि एक बार तो आइए बिहार। बताते चले मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में 6,199 करोड़ के 200 निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। बिहार के 20 शहरों में खादी मॉल के निर्माण की उठी मांग। बीते दिन बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से मुलाकात की और राज्य के 20 शहरों में खादी मॉल के निर्माण करने की मांग की। इस दौरान मंडल की तरफ से कहा गया कि बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ की अपनी जमीन को मॉल के निर्माण के लिए लीज पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं शिष्टमंडल ने यह भी मांग करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में संघ की जमीन पर बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तर्ज पर ही मॉडल सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, जिससे खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े योजनाओं का प्रोडक्शन किया जा सके। जिसके बाद उद्योग मंत्री ने आपसी रणनीति बनाकर फैसला लेने की बात कही। बिहार सरकार ने तय उर्वरक नहीं मिलने पर केंद्र से की शिकायत। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से जुलाई में तय उर्वरक नहीं मिलने की शिकायत की है। दिल्ली में रविवार को मुलाकात करके उन्होंने कहा कि जुलाई में तय कोटे से करीब 30% कम उर्वरक की आपूर्ति हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगस्त महीने में किसानों को उर्वरक की ज्यादा मांग होती है, इसलिए कंपनी को निर्देश देकर सही समय पर बिहार में उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भी बिहार के कोटे के उर्वरक को जल्द भेजने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। राज्य के 80,000 स्कूलों में चलाए जाएंगे कैचअप कोर्स। सूबे में कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे और इस कारण करीब 1.5 सालों तक बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। वहीं अब सभी स्कूलों को खोलने की कवायद की जा रही है और खुलने के बाद करीब 80,000 प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कैचअप कोर्स कराने की तैयारी चल रही है। इस कोर्स के जरिए विद्यार्थियों की बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई की जाएगी और खासकर कमजोर बच्चों पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद योजना बना रही है और इसे लेकर सभी डीईओ और डीपीओ के साथ बुधवार को एक ऑनलाइन बैठक की जाएगी।
पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए बनेंगे आदर्श मतदान केंद्र। आगामी पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला और बुजुर्ग वोटर्स मतदान करने आ सके, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी जिलों के डीएम को पहले से आदर्श मतदान केंद्र के लिए जगह को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है ताकि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बताते चले कि इन केंद्रों को आकर्षक सजावट के साथ सजाया जाएगा। साथ ही मतदान करने के लिए आने वाले महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए खास तौर पर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पार्कों को पूरे दिन के लिए खोलने पर सप्ताह भर में हो सकेगा फैसला। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद अनलॉक फेज में छूट दी जा रही है। हालांकि अभी तक पार्कों को पूरे तरीके से खोलने के लिए छूट नहीं मिली है। वहीं इस मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि एक सप्ताह के बाद संक्रमण के हालातों को लेकर समीक्षा की जाएगी, जिसमें पार्कों को पूरे दिन तक खोलने को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है। बताते चले कि फिलहाल में राज्य भर में पार्कों को खोलने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है। कोरोना वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले ही लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य पूरा करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। इसके तहत उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को 2 लाख प्रतिदिन टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कोई भी कोरोना पॉजिटिव बच ना पाए। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार पूरा करेगी। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन दिए जाने को लेकर भी मददगार बताया और कहा कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने पर जोरों से काम हो रहा है। ओलंपिक खेलों में बिहारी प्रतिनिधित्व नहीं होने से तेजस्वी यादव हुए निराश। ओलंपिक खेलों के खत्म होते ही टोक्यो ओलंपिक में बिहार से एक भी खिलाड़ी के हिस्सा नहीं लेने का दर्द बीते दिन विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने बिहार सरकार की खेल नीति को कोसा है और कहा कि बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस खाना पूर्ति की गई है, जिस कारण यहाँ के बच्चे अपने अंदर के हुनर को सही ढंग से निखार नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण बिहार के मूल खिलाड़ी भी दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग लेकर और वहां का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बना रहे हैं। पोस्टर विवाद पर सीएम नीतीश ने दिया बयान। जदयू में छिड़े पोस्टर विवाद पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है। बीते दिन जनता दरबार के बाद सीएम ने कहा कि जदयू पूरी तरह से एकजुट है, अध्यक्ष पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके ही प्रस्ताव पर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसे जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एकजुटता के साथ स्वीकारा। उन्होंने जदयू में सबको सम्मान मिलने की बात कही। बताते चले कि रविवार को प्रदेश कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए लगे पोस्टर में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं लगाने पर विवाद छिड़ा था। मांझी की पार्टी ने किया यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनावी वर्ष है, जिसमें बिहार के विभिन्न दलों की घोषणा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले वे बीजेपी के साथ या फिर जदयू या फिर वीआईपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए जल्द ही मांझी उत्तर प्रदेश जाएंगे, जिसके बाद वहां पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक समापन के बाद वापस लौटे भारतीय खिलाड़ी। जापान के शहर टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद बीते दिन सोमवार को सभी बच्चे खिलाड़ी भारत को लौट आए। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर बैंडबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर अशोका होटल में सभी एथलीटों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम के अलावे अनेक खिलाड़ी शामिल थे। बताते चले कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 7 मेडल जीता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। साल 2010 में आज ही के दिन उपग्रह स्थिति तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया गया था। प्रख्यात संगीतकार विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म आज ही के दिन 1860 में हुआ था। देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म साल 1894 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता प्रेम अदीप का जन्म साल 1916 में आज ही के दिन हुआ था। चंबल के बिहेरों से सियासी गलियारों तक पहुंचने वाली फूलन देवी का जन्म साल 1963 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का निधन आज ही के दिन साल 1995 को हुआ था। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पूर्व ओपनर संजय मांजरेकर ने दिया सुझाव। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद अब दूसरा टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा
क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भारत के संभावित प्लेइंग 11 को चुना है, जिसमें उन्होंने शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को नहीं चुना है। उनका कहना है कि इंग्लैंड में सीम के अनुकूल परिस्थितियों के कारण वह हनुमा विहारी को प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं। वहीं अश्विन को मौका देने के लिए वे जडेजा की जगह अश्विन को रखना चाहते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम बात सराफा बाजार की करें तो सोने का भाव 9 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,620 रुपए था, तो वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,700 था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.79 रुपए थी, वहीं डीजल के दाम 96.02 रुपए प्रति लीटर था। अब बिना कीबोर्ड के भेज सकेंगे व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप के कई ऐसे फीचर हैं जिससे हम लोग अनजान रहते हैं। ऐसे में एक फीचर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे व्हाट्सएप पर आप बिना कीबोर्ड पर मैसेज टाइप किए भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए आपको अपने मोबाइल ऑपरेटिंग के हिसाब से गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी का यूज करना होगा। आपको सबसे पहले अपने फोन के वॉइस असिस्टेंट को टर्न ऑन करना होगा। इसके बाद आपको अपने वॉइस कमांड को रजिस्टर करना होगा ताकि ये फीचर आपके कमांड को सुनकर मैसेज को टाइप कर हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है मनीष राज, उदय शंकर, रवि यादव, पप्पू यादव, अर्तिका शाहीन, उपेंद्र यादव, ओमकार सिंह, इम्तियाज अंसारी, मयंक परसून, अबू नसर, अर्जुन कुमार सिंह, मोहम्मद असमतुल्लाह, सूद आलम, रूपम कुमारी, सत्यम कुमार, बिट्टू कुमार, अतीक खान, सोमनाथ मिश्रा, संजना कुमारी, रंजीत कुमार, सतीश कुमार महतो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हो रही सुनवाई की प्रक्रिया से आप संतुष्ट है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।